और प्लीज स्क्रीन शेयर करो। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज एक क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, मतलब एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि हम ब्लड का जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट नहीं कर पाते, मतलब कि वो सेल में ठीक से पहुंचता नहीं है और वो ब्लड में रह जाता है ग्लूकोज। तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। मैं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगी डायबिटीज के बारे में, क्योंकि एक पर्सन को सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाना चाहिए। तो मतलब कि जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर रह जाता है, सेल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ग्लूकोज का काम है एनर्जी देना। जब सेल में जाता है तो एनर्जी देता है। तो वो जब ग्लूकोज सेल में नहीं जाता है और ब्लड में रह जाता है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है। और ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है, मतलब कि जैसे कि दरवाजा बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, तो चाबी खोलेंगे तभी दरवाजा खुलता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उससे रिलीज होता है। और वो इंसुलिन जब ताला, ये एक चाबी का काम करता है, और ये जब हेलो। ताला खोलता है, दरवाजे का, घर का दरवाजा खोलेगा, तब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा ये बात कि कैसे हमारी बॉडी में डायबिटीज होती है। मतलब कि सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि जब ताला खुलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो एनर्जी मिलती है। अगर ये ग्लूकोज नहीं मिलता है सेल को और वो ब्लड में रह जाता है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। अब डायबिटीज कई तरह की होती है। हम यहाँ पे जो मेन डायबिटीज है उसके बारे में बात बात करेंगे। मैं डायबिटीज के टाइप्स बता दूंगी आपको। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 3 डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, और दो गैस्ट्रिशनल डायबिटीज होती है, और मोडी करके एक डायबिटीज होती है, एक लाडा होती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। आज के समय में हमारी इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो रही है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी, ये नॉर्मली जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं इसे। ये इसमें आपकी बॉडी में ये मोस्टली चाइल्डहुड में हो जाती है, बच्चों को डायबिटीज हो जाती है। इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। मतलब इसका कई कारण हो सकते हैं कि या तो पेनक्रियाज में, आपके पेनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं, या बीटा सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंसुलिन नहीं बनता है। तो इसमें आपको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। इसी को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो खाली। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में आपकी बॉडी में इंसुलिन जो बनता है, कभी कभी बनता, थोड़ा बनता है, और अगर बनता है तो वो अफेक्टिव वर्क नहीं करता है। मतलब कि आपकी बॉडी कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में सेल में आप बार बार कार्ब्स खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बन रहा होता है, तो ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंचता है। और जब सेल तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि मतलब आपके जो सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, जो ताला लगा हुआ है वो खराब हो जाता है, तो वो इंसुलिन को पहचान नहीं पाता है, और इसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इसकी वजह से आपको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होती है। मतलब कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, वो वर्क नहीं करी। ये कारण हो सकता है ओबीज होते हैं अगर आप, तो भी हो सकता है कि ओबीज हैं आप, या आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और आज के समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है। ये सभी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो हमें क्या समझना है कि हमको अपनी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव रखना है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगर आपकी बॉडी को, अगर आपको इंसुलिन सेंसिटिव, रेजिस्टेंस से सेंसिटिव बनाना है, तो इसके लिए हम आगे आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव कर सकते हैं। पर अगर समय रहते आप करेंगे तो हो जाता है ये। तीसरी डायबिटीज होती है दैट इज कॉल्ड टाइप 3 डायबिटीज। ये अभी अंडर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जैसे कि अब हम बोलते हैं ना, कभी कभी हम चाबी रखते हैं कहीं पे और फिर हम भूल जाते हैं चाबी कहाँ रख दी हमने, या फ्रिज खोलते हैं और हम भूल जाते हैं कि फ्रिज में से क्या सामान निकालना है, दैट इज अल्जाइमर डिसीज। तो इसको एक कंसिडर किया गया है कि टाइप 3 डायबिटीज है ये।
नेक्स्ट स्लाइड। अब प्री डायबिटीज का मतलब होता है, वो तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि आज के समय में हम हमारी मैंने जैसे बताया, इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो गई है। तो प्री डायबिटीज मतलब कि नॉर्मल रेंज से आपकी ज्यादा है ब्लड शुगर, और जो डायबिटिक पर्सन है उससे कम रेंज है, तो इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो लाइफस्टाइल को चेंज करके। टाइप 2 डायबिटीज को भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आप टाइम रहते कर लेंगे तो। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, तो आप उसको अपने पे वर्क करते हो, फिर आप चेंज कर सकते हो। दूसरी ये है मॉडी। मॉडी का मतलब, ये क्या हुआ? सॉरी, सॉरी। मॉडी, मॉडी का मतलब होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। इसमें आपके, अगर इसको हम जेनेटिक कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 को भी आप सभी लोग जेनेटिकली बोलते हैं कि ये जेनेटिक होती है, पर ऐसा नहीं है। ये जो मॉडी जो है, ये जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। जैसे कि अगर आपके ग्रैंडफादर को है, फिर आपके फादर को है, फिर आपको है, तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये जेनेटिकली है। इसको बहुत डिफरेंट तरीके से मैनेज करना पड़ता है, टाइप 1 से भी डिफरेंट है और टाइप 2 से भी डिफरेंट है। और जो लास्ट वन है लाडा। लाडा मतलब होता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। इसका मतलब होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब कि इसमें आपका आपकी खुद की बॉडी के जो सेल्स है वो अगेंस्ट हो जाते हैं, अपने, जैसे पेनक्रियास से जो बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, तो उससे अगेंस्ट हो जाते हैं। और ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है। क्या हो गया? हेलो। लास्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। और इसमें क्या होता है कि आपके हार्मोन चेंज, मतलब वही इंसुलिन का जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है, पर ये आफ्टर डिलीवरी डिसअपेयर हो जाता है। बट क्योंकि आपने इस पे रिवर्स नहीं किया, रिवर्सल पे काम किया नहीं किया, काम किया है, तो ये टाइप 2 में चेंज हो सकता है। थोड़े दिनों के बाद में ये चेंज हो सकता है ये। तो जब तक अगर हम रिमिशन पे काम कर रहे हैं, अगर वो हमेशा के लिए रिवर्स नहीं करते हैं, तो फिर ये कभी भी हो सकता है आपको टाइप 2। अब मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी, मैं अपने लिए बताऊंगी। जब मैंने अपना काम करना शुरू किया, मेरी मदर को भी डायबिटीज थी, मेरे फादर को भी डायबिटीज थी। बट मैंने जब इस पे वर्क किया, तब मुझे पता कि ये टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, और 4 टाइम इंसुलिन लगाती थी। तो मैंने ये समझा कि नहीं, हमें इस पे काम करना है। मैं भी अभी 55 ईयर्स की हूँ, बट मुझे अभी, मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ ये सब चीजें, कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है कि जो भी फूड खा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम, जो हमको मार्केट में दिखता है, हम उससे समझते हैं कि ये फूड अच्छा है। जैसे कि लोग कॉर्नफ्लेक्स को बहुत हेल्दी मानते हैं, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी फूड हम खाते हैं उसका कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर आप लोग देख के खा, आपको अगर मालूम होता है, तो फिर आप वो फूड लेंगे तो ठीक रहता है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो भी फूड आपने खाया, तो ग्लूकोज स्पाइक करता है। मतलब कि ग्लूकोज स्पाइक करेगा तो आपका इंसुलिन भी बनेगा बॉडी में। तो ये हमको ध्यान देना है कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं होना चाहिए हमारा। अगर ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। तो जब भी हम जो भी फूड खाते हैं, तो उसका कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब जैसे कि जो भी फूड खा रहे हैं, तो उसका अगर 55 से नीचे है, मतलब वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर उसका 55 से, मतलब 56 से 69 है, मतलब कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड का ज्यादा है। और 70 से अबाव है, मतलब उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, मतलब हाई है, मतलब आपको वो फूड नहीं लेना चाहिए डायबिटिक पर्सन को। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हमने दिया, जैसे वाइट ब्रेड होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 to 75 होता है। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 to 60 होता है। और लेंटिल्स जो होते हैं, दालें जो होती हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 to 30 होता है। तो हमें वैसा फूड लेना चाहिए, जैसे हम, बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम सब सोचते हैं बच्चा खाली पेट जाएगा, हम ब्रेड दे देते हैं बच्चों को। तो ये समझना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आज के समय में बच्चों को भी ओबीज बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है बच्चों की, ऊपर से हम
को भी नहीं मालूम है, हमने वो खाया, फिर हमने अपने बच्चों को भी वही खिलाना शुरू कर दिया। तो ये समझना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई होता है वो फूड नहीं लेना है हमें। ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कि जो भी फूड आप खाते हैं, सपोज आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये समझना है हमको। आज के समय में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम लोग ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, नॉर्मली क्या खाते हैं बताइए सब लोग, कि अगर हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्या खाते हैं। तो जिसका भी पोहा, उपमा। ग्लाइसेमिक लोड होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी फूड आप खा रहे हैं तो उसको अगर आप 100 से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी क्वांटिटी आपने खाया, जैसे अगर आपने 40 ग्राम खाया, 50 ग्राम खाया, और फिर इसको 100 से डिवाइड करते, तो जो लोड आता है दैट शुड बी बिलो 10। अगर वो बिलो 10 है तो मतलब कि आपका ग्लाइसेमिक लोड ठीक है। अगर 11 से 19 है तो वो मीडियम है, और अगर 20 से अबाव आ रहा है तो मतलब आपका वो हाई है। उसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बताऊंगी आपको। जैसे सपोज आपने एक संतरा खाया, तो संतरे का ग्लाइसेमिक लोड जैसे मैंने आपको इंडेक्स बताया कि 40-45 है। और अगर आपने ये 15 ग्राम का है, तो 15 ग्राम को आपने मल्टीप्लाई किया 40 से, तो 45 से, तो आपका 6.8 आया, तो मतलब आपका ग्लाइसेमिक लोड कम है। आप एक संतरा खा सकते हो, पर आज के समय में हम लोग ग्लाइस जूस को हेल्दी मानते हैं। अब आपने 4 ग्लास, 1 ग्लास दूध जूस बनाया और 4 संतरे का यूज किया, तो वो 60 ग्राम हो गया। तो 60 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया, आपका कुछ 24 कुछ समथिंग जो भी आया, तो वो आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा देता है। तो मतलब कि आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जूस इज अनहेल्दी। क्योंकि एक तो फाइबर निकल गया पूरा आपका, जो आपका ग्लूकोज स्पाइक को कम करेगा, और ऊपर से आपने एक संतरे की जगह 4 संतरे कर लिया, तो आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया। मतलब अगर आपका 10 से अबाव हो गया, मतलब वो हाई होने लगा। आप लोग को समझ में आया? प्लीज मुझे बताइएगा चैट बॉक्स पे लिख के, अगर समझ में आया, नहीं आएगा तो आप क्वेरी में लिख भी सकते हैं बाद में। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग टेस्ट के बारे में समझते हैं कि कौन से टेस्ट करने चाहिए। देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे सिंपल टेस्ट होता है पीपी टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पीपी टेस्ट होता है पोस्ट प्रिंडर, और तीसरा टेस्ट होता है HbA1c। फास्टिंग शुगर तो सभी लोग करते हैं, अपने घर में भी करने लगे हैं आजकल फास्टिंग शुगर और पीपी टेस्ट। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 70 to 99 होती है नॉर्मल पर्सन के लिए। प्री डायबिटिक है तो 100 से 125 के बीच होती है, और डायबिटिक है तो 126 मिलीग्राम पर DL होती है। और पीपी का भी ऐसे है कि 140 से नीचे होती है, तो आप नॉर्मल में है। 140 से 199 के बीच में होती है, वो इधर लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। 199 के बीच में होती है तो हम कंसिडर करते हैं प्री डायबिटिक, एंड उसके ऊपर होती है तो डायबिटिक है। ठीक है। और एक तीसरा टेस्ट HbA1c होता है, ये 3 मंथ का एवरेज होता है, जिसमें कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। और हीमोग्लोबिन से जो शुगर बाइंड मतलब करता है उसको बोलते हैं HbA1c। और हमारा जो ब्लड RBCs होते हैं वो हर 3 महीने में चेंज होते हैं, तो इसलिए ये 3 मंथ का एवरेज निकालता है। ये टेस्ट से आपको पता चल सकता है कि आपका फास्टिंग मतलब शुगर लेवल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस किया है और आप अपना ये HbA1c करवाते रहते हैं, तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अगर 5.7% से बिलो है तो मतलब आप नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज्यादा है तो डायबिटीज कहलाता है। ठीक है। फिर से एक बार आगे का स्लाइड कर दो, अभी एक टेस्ट बाकी रह गया। हाँ, दूसरा लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन हमारे नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं कराते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी बॉडी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, अगर आप 10 साल एडवांस में चाहते हैं बचना डायबिटीज से, तो आप ये टेस्ट अगर हर साल करवाते रहेंगे तो आप बच सकते हैं डायबिटीज से। इसमें आपकी जो नॉर्मल रेंज है, जो आप टेस्टिंग करवाएंगे, जहां भी आप टेस्ट करवाते हो उसमें नॉर्मली नॉर्मल रेंज 20 तक लिखी होती है, पर 20 को मत कंसीडर करिएगा। अगर 2 से 6 तक की होती है तो वो नॉर्मल कहलाती है।
और माइल्ड में 6 to 22 होती है, वो माइल्ड कहलाती है। और मॉडरेट अगर 22 से 44 होती है तो ये हाई कहला मॉडरेट कहलाती है। और हाई में 44 से अबव। पर आप 6 से अगर ऊपर हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि हमें अपनी बॉडी पे काम करना है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। ठीक है। और इसके बाद में एक टेस्ट आएगा, होमा आई आर। प्लीज टेक्स्ट ले। होमा आई आर जो होता है, ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है, एक रेशो है, जिसमें कि कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि जो आपका फास्टिंग शुगर है उसको फास्टिंग इंसुलिन से मल्टीप्लाई किया जाता है और 405 से डिवाइड किया जाता है। तब ये रेशो आता है। ये टेस्ट जो रिपोर्ट्स में भी आता है तो ये कैलकुलेशन करके ही आता है, ऐसा मत समझिए कि इसके लिए कोई टेस्ट किया जाता है। ये खाली कैलकुलेशन है। तो ये अगर 1 से बिलो है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, इंसुलिन सेंसिटिव है। अगर 1 से 2.5 के है मतलब कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। और 2.5 से अबव है मतलब कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डायबिटिक तो हो ही जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो शुगर लेवल है वो सही आता है, HbA1c भी सही आता है, पर इंसुलिन सही नहीं होता है, फास्टिंग इंसुलिन। तो ये समझना है। नेक्स्ट है सी पेप्टाइड टेस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कई लोग फास्टिंग इंसुलिन आजकल बहुत सारे डाइटिशियन सभी लोग करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप इंसुलिन थेरेपी ले रहे हैं और डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता है, जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर्स को भी ये नहीं मालूम होता कि ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो लोग फिर इंसुलिन की थेरेपी शुरू कर, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट तो कराते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि इंसुलिन थेरेपी शुरू कर देते हैं। बट अगर आप ये सी पेप्टाइड टेस्ट कराते हैं तो आपको ये मालूम पड़ सकता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इंसुलिन थेरेपी से सी पेप्टाइड का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आप इंसुलिन टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है कभी कभी मिसगाइड हो जाता है कि आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, अगर बहुत कम होता है तो सी पेप्टाइड का टेस्ट कराते हैं तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन, क्योंकि सी पेप्टाइड जो है ये भी पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है, मतलब एक प्रो इंसुलिन रिलीज होता है जो सी पेप्टाइड प्लस इंसुलिन रिलीज करता है। तो पेप्टाइड टेस्ट, क्योंकि इसका कोई वर्क नहीं होता हमारी बॉडी में, इंसुलिन तो काम करता है, इंसुलिन तो सेल में ग्लूकोज को पहुंचाता है, तो इंसुलिन को तो काम करना होता है, तो इसलिए कभी कभी इंसुलिन का लेवल कम हो सकता है आपका। इसलिए सी पेप्टाइड टेस्ट कराना चाहिए। और ये 0.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। अगर अगर आप ये इतना है मतलब कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है और आपको इंसुलिन थेरेपी की जरूरत नहीं है। जैसे गेस्टेशनल में होता है कभी कभी कि इंसुलिन थेरेपी दे दी जाती है, बट उसके बाद फिर जरूरत नहीं होती तो फिर बंद कर देते हैं डॉक्टर। तो और अगर आपका 0.5 से भी नीचे है मतलब कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो आपको फिर इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को समझ में आया क्या? प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। अब आगे का पोर्शन। मधु जी प्लीज ये सी पेप्टाइड किसी को फिर से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं समझ करेंगी? में आया तो क्वेश्चंस लिख लीजिएगा आप लोग। और आगे का अ, पोर्शन अभी रिम्पी जी मधु लेंगी। जी, प्लीज रिम्पी मधु टेक जी ओवर। सी पेप्टाइड आप फिर से रिपीट कर दीजिए, एक क्वेरी आई है। सी पेप्टाइड टेस्ट आप रिपीट कर दीजिए। हेलो रिम्पी, हेलो, एम आई ऑडिबल? वॉइस नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल रिम्पी। ओके। मधु जी आप सी हेलो, पेप्टाइड, हाँ सुनिए, वीनस जी, आपको मैं सी पेप्टाइड हम लोग सेशन के बाद में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सी पेप्टाइड रिपीट करें। चलिए हाँ, आप मैं कर दीजिए। सी पेप्टाइड आपको आखिरी में रिपीट कर दूंगी। ठीक है। ओके। थैंक यू मधु जी। रिम्पी के वॉइस। थैंक यू मधु जी, you have explained very well. Hello everyone, I am Rimpi Kaur and I am internationally certified nutritionist and a health coach. My topic is science-based diabetes reversal techniques. But before starting my topic, I must say, after my session, I will represent Dr. Sanjay Vora. He will explain how he reversed his diabetes via nutrition and lifestyle changes. And after his sharing, we also have a guest today, Mrs. Poonam Gangwal. Yes, Mrs. Poonam Gangwal. She will explain the fasting techniques, how fasting works in diabetes and other metabolic disorders.
So let's start my topic. This is the diabetes reversal techniques. बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्सल हो सकती है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमारी प्लेट में क्या है। हमारी प्लेट में जो फूड है वो आगे ये डिसाइड करता है कि कैसे हमारी ब्लड शुगर लेवल रेज होगा और कितना हमारा इंसुलिन स्पाइक होगा। तो अपनी प्लेट को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो अगर गुड न्यूट्रिशन है तो हमारा ग्लूकोज राइज जो है वो स्लो होगा और इंसुलिन बेटर वर्क करेगा। बट अगर हमारी प्लेट में बैड खाना रखा हुआ है जो कि बैड न्यूट्रिशन दे रहा है, जो कि न्यूट्रिशन लेस फूड है, तो वो इंसुलिन हायर स्पाइक करेगा और इससे एक टाइम पर हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली डिपेंड ये करता है कि हाउ गुड फूड इन आवर प्लेट एंड हाउ बैड इट इज। तो आज हम बात करेंगे अपनी प्लेट के बारे में। सबसे पहले हमारी जो टेक्निक है वो है फूड। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स के होते हैं। एक है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिन्हें फास्ट कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। दूसरे होते हैं हमारे स्लो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहा जाता है। तो दोनों में फर्क ये है, जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ये बहुत जल्दी से बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वही एनर्जी बहुत जल्दी से यूटिलाइज होके जल्दी से खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से खाने की क्रेविंग होती है और हम फिर से खाना खाते हैं। तो जितनी बार हम बैड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितनी बार हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल उतनी जल्दी बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर दी प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ब्लड शुगर। तो इनको खाने से क्या होता है? सबसे पहले हमारा फटाफट ये ग्लूकोज में टूट जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ग्लूकोज में टूटेगा, जल्दी से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा, जल्दी से हमारा इंसुलिन ग्राफ स्पाइक हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी सेल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट पे चली जाती है, यानी इंसुलिन स्पाइक होने पे हमारी सेल काम करना बंद कर देती है। और उस कंडीशन में स्टार्ट होती है बेली फैट, ओबिसिटी एंड हम बन जाते हैं प्री डायबिटिक। तो ये काम करता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज है उनको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा दूरी बनानी होती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं व्हाइट राइस, शुगर, रिफाइंड शुगर बेसिकली, व्हाइट ब्रेड, स्वीट्स, जितने भी हमारे प्रोसेस फूड्स होते हैं, तो इन सब में रिफाइंड एंड फास्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो डायबिटिक लोगों को सबसे पहले इन चीजों से डिस्टेंस मेंटेन करना है। सेकंड आता है होल एंड स्लो कार्ब्स, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब की एक खासियत है, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। इसका इसका फायदा ये है, इंसुलिन क्योंकि धीरे धीरे स्पाइक होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे होता है। मतलब ग्लूकोज में जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज जाना है वो धीरे धीरे जाता है, जितनी जरूरत है उतना ही जाएगा। इसको खा के क्योंकि धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो हमें भूख भी देरी से लगती है, हमें अननेसेसरी की क्रेविंग्स नहीं होती कॉम्प्लेक्स कार्ब को खाने के। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मीन्स हमने इंसुलिन सेंसिटिविटी के सेशन में एक बार समझाया भी था। सेल जो है वो इंसुलिन स्पाइक होने पे जल्दी से रिएक्ट करती है, यानी ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है वो हेल्प करते हैं सेल को इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं मिलेट, ओट्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स। तो डायबिटिक लोग सिंपल कार्ब से दूरी बनाएंगे एंड स्लो कार्ब को अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे। और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा अपनी प्लेट में रखें बजाय स्लो कार्ब्स के, सॉरी बजाय सिंपल कार्ब्स के। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी का काम अच्छे से करते हैं एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को ग्रेजुअल करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर जो होता है वो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने का काम करता है। फाइबर की एक खासियत है, वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। फाइबर बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनका
इनकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये बल्की होते हैं। फाइबर जो है हमारे स्टूल को बल्क बनाते हैं, जिससे डाइजेशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली फाइबर की एक और खासियत है, फाइबर जो है हमारी गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, इनके लिए इनके बड़े फेवरेट होते हैं। मीन्स हमारी गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फाइबर जो है वो गुड बैक्टीरिया के फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर हम फाइबर की क्वांटिटी अपनी प्लेट में अच्छे से रखते हैं तो गुड बैक्टीरिया जल्दी जल्दी, मतलब गुड बैक्टीरिया का जो रेशो है वो हेल्दी रेशो रहता है। अगर गुड बैक्टीरिया का रेशो हेल्दी रहेगा, तो एक बारी आपको वेगस नर्व के बारे में मैंने समझाया था गट वाले सेशन में, आप अगर आपको याद होगा, तो बेसिकली जो गुड बैक्टीरिया है वो वेगस नर्व के साथ हमारे ब्रेन का कनेक्शन अच्छा रखते हैं। तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करते हैं। सॉरी, टुडे आई हैव अ कफिंग इशू। तो फाइबर में आपको ध्यान रखना है, ये फ्लैटेंड, ये जो होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल के कर्व को फ्लैट कर देते हैं। मतलब फाइबर ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज नहीं होने देते हैं। इनकी वजह से जो इंसुलिन है वो बहुत स्लो रेज करता है। इन सेल लेवल पे जो इंसुलिन का वर्क है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी फाइबर्स। तो फाइबर में आता है वेजिटेबल, सीड, लेग्यूम एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज शेयर करूंगी। अभी अभी यूएस ने एक डाइटरी एडवाइजरी इशू किया है, क्योंकि अभी तक जो डाइटरी एडवाइजरी चल रहा था वो 40 इयर्स ओल्ड था। 40 सालों से हम एक ही डाइटरी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बेसिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो हर बंदे के लिए 0.8 थी। 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट। यानी हर नॉर्मल बंदा जो कि एक्सरसाइज भी नहीं करता है, केवल सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है, बेसिक लेवल पे जी रहा है, उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो 0.8% थी। बट अभी इस गाइडलाइन में ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस के ग्राफ में अगर देखेंगे तो वहां पर डायबिटीज जो है, यूएस जो है वो डायबिटीज हब बन गया है। वहां पर ओल्डर के साथ साथ बच्चों को भी डायबिटीज होने लगी है। एंड सेम कंडीशन हमारी इंडिया में भी आ गई है। हमारी इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल बनती जा रही है, और यहाँ पर ना सिर्फ ओल्डर एज में बल्कि यंग एज में, और सॉरी, हमारे यहाँ बच्चों को भी डायबिटीज होने लगी है। तो इसलिए वो जो यूएस की गाइडलाइन है वो हमारी गवर्नमेंट को भी जल्दी से इशू करनी चाहिए, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं करी है। बट मेरे ख्याल से हम सबको वो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। तो उसका फायदा ये है, हमारी जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी प्लेट में एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, 1.2 से 1.6 ग्राम। प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक को एम्प्टी नहीं होने देता जल्दी से। मतलब प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, प्रोटीन जो है बड़ा धीरे धीरे बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, हमारे स्टमक को बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रखता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है जल्दी से। धीरे धीरे हमारी एनर्जी जो है प्रोटीन के थ्रू मिलती है, और सारा दिन हम उसी एनर्जी पे वर्क कर सकते हैं। अगर हमने एक बार ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ले लिया है अच्छे अमाउंट में, अच्छा अमाउंट में जितना हमारे लिए सफिशियंट अमाउंट है, अगर हमने उस कैलकुलेशन के हिसाब से प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में ले लिया है, तो 4 से 5 घंटे तक हमें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम एक 4 से 5 घंटे का गैप दे देते हैं अपनी फूड हैबिट में, तो इस बीच में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो स्टेबल हो जाता है, और हमारा इंसुलिन अननेसेसरी स्पाइक नहीं करता है। तो प्रोटीन जो है हमारी अननेसेसरी की क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को अननेसेसरी स्पाइक होने से बचाता है, और हमारे इंसुलिन को भी स्पाइक होने से बचाता है, जिसकी वजह से सेल का जो रिस्पॉन्ड है इंसुलिन के लिए वो हमेशा बेटर बना रहता है। तो यही एडवाइस किया जाता है कि हमारी जो प्लेट है उसमें प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए।
वो अमाउंट कितना होना चाहिए? हमारी जो एक प्लेट है उसका हाफ पोर्शन जो है वो फाइबर होना चाहिए। मतलब आधी प्लेट में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं। 1/4 में आपको कार्ब्स लेने हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब हो सकते हैं। 1/4 में आपका प्रोटीन होगा जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.2 से 1.6 ग्राम आप रख सकते हैं। मतलब अगर आप 50 kg का कोई एक बंदा है तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 to 80 ग्राम उसकी एक दिन की रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोटीन। उतना प्रोटीन होना चाहिए। उसके अलावा उसमें गुड फैट होना चाहिए 3 to 4 स्पून। ये हमारी एक हेल्दी प्लेट आती है जो कि ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए बल्कि हर बंदे के लिए उस प्लेट की इक्वल जो है इम्पोर्टेंस है। तो हमारी प्लेट इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। प्रोटीन में आता है पनीर, चीज, कर्ड, चिया सीड, बटर मिल्क, पल्सेस, लेग्यूम, चिकन, एग। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारी सोर्सेज होती हैं प्रोटीन की। वेजिटेरियन लोग जो है वो पल्सेस, दाल चावल इस तरीके के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है। अगर हम एक रोटी खा रहे हैं आलू गाजर की सब्जी के साथ, ध्यान से सुनिए। अगर हम एक रोटी खा रहे हैं आलू गाजर की सब्जी के साथ, तो हमें रोटी से मिला कार्ब, हमें आलू से मिला कार्ब, और हमें गाजर से मिला फाइबर। अगर रोटी मल्टीग्रेन है तो थोड़ा बहुत फाइबर भी हमें उस रोटी से मिल गया। लेकिन इसमें प्रोटीन कहाँ है? इसमें प्रोटीन नहीं है। ये जैसे ही पेट में जाएगा जल्दी से इंसुलिन स्पाइक करेगा और जल्दी से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा इससे। अगर हम इसी सब्जी में अच्छे अमाउंट में पीस ऐड कर दें या फिर पनीर ऐड कर दें या फिर साथ में एग ले लें तो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया। अभी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। जितनी जरूरत है उतना ही ग्लूकोज आएगा, उतना ही इंसुलिन स्पाइक होगा, और वो ग्लूकोज जो है वो जो कार्ब से मिला है वो हमारी सेल के एनर्जी में यूज हो जाएगा। तो इतना ग्लूकोज आया ही नहीं जो कि ब्लड में जाके डिसॉल्व हो सके और हम प्री डायबिटिक या तो डायबिटिक स्टेज में आ सके। इसलिए अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि कितना प्रोटीन उस बंदे को चाहिए, तो पर्टिकुलर चाहे तो सेशन के एंड में चैट बॉक्स में आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हमसे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। तो हम आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है। नेक्स्ट फूड है हेल्दी फैट। देखिए हेल्दी फैट जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। हेल्दी फैट फैट तो कई तरह के होते हैं जिसमें ट्रांस फैट भी आता है, रिफाइंड ऑयल भी आता है। ये वो फैट है जो कि नॉर्मली प्रोसेस फूड में मिलते हैं, जो कि नॉर्मली बाहर के खाने में मिलते हैं। बाहर जो भी आप तला भुना लेकर खाते हैं, आपने समोसा खाया, फ्राइड खाए, मोमोज, चाउमीन, वट एवर जो भी आप बाहर से ले रहे हैं, आपने देखा होगा उनकी एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसमें एक ही ऑयल होता है और वो उसमें ही तलते रहते हैं, वो ऑयल जो है काला हो जाता है। बेसिकली वो ट्रांस फैट है जो कि अंदर जाके हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहा है। रिफाइंड ऑयल जो घरों में यूज होते हैं जैसे कि सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, तो ये जो रिफाइंड ऑयल है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को खराब कर देते हैं, इंसुलिन के रेस्पॉन्स को वर्स कर देते हैं। तो डायबिटिक लोगों को ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल से बचना है। हेल्दी फैट अपनी डाइट में लेकर आना है जिसमें आते हैं नट, सीड, ओलिव ऑयल, देसी घी। उसके अलावा कोकोनट, कोकोनट में अच्छे अमाउंट में ऑयल मिलता है। सॉरी, एवोकाडो। एवोकाडो ऐसा फ्रूट है जिसमें फाइबर के साथ साथ गुड फैट भी बहुत अच्छे अमाउंट होता है। तो फैट का काम क्या है? ये एक तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होगा उसको स्लो कर देते हैं। उसके अलावा फैट जो है वो बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इन्फ्लामेशन में क्या होता है? बॉडी में रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, इचिंग होने लगती है। तो फैट जो है इसको कम करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को बेटर बना देते हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना किसी भी बाहरी अटैक से, मींस फॉरेन बॉडी के अटैक से, लाइक कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो भी हमें इन्फेक्शन होते हैं तो वो सेल पे अटैक करने से पहले सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर अंदर जाते हैं।
तो अगर बॉडी में गुड फैट, हमें डेली से 3 से 4 चम्मच जो है अपनी डाइट में गुड फैट इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो अगर वो गुड फैट प्रॉपर अमाउंट में है, तो वो सेल मेम्ब्रेन हमारी सेल को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी बाहर के अटैक से। तो इसकी वजह से अगर हमारी सेल अच्छे से काम कर रही है, तो क्या होगा, सेल इंसुलिन के साथ अच्छे से बाउंड हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज इधर उधर भागने के बजाय, ब्लड में भागने के बजाय, वो सेल के अंदर एंटर करेगा। और जरूरत पड़ने पर वही जो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ है वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। जरूरत पड़ने पर वही ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। तो हमारी बॉडी में गुड फैट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा गुड फैट जो है वो किडनी फंक्शन को भी बेटर बनाता है। किडनी स्टोन किडनी स्टोन की कंडीशन जो है बेसिकली ज्यादातर उन लोगों को आती है जो जिनके खाने में गुड फैट नहीं होता है। तो डायबिटीज के अलावा भी बहुत सारे अच्छे फंक्शन होते हैं फैट के, तो फैट हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। फूड के बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है वेट लॉस। साइंस ये कहती है कि अगर कोई बंदा 5 to 15% वेट लॉस करता है, तो वो डायबिटीज को स्टेबल कर सकता है। अगर कोई बंदा अपने लीवर और पेनक्रियाज के फैट को रिड्यूस करता है, तो उसका इंसुलिन फंक्शन फिर से रीस्टोर हो सकता है। तो वेट लॉस करना बहुत बड़ी टेक्निक है डायबिटिक लोगों के लिए। अगर कोई बंदा डायबिटीज है, वो वेट लॉस की प्रोसेस चालू कर दे, तो नेचुरली वो हेल्दी फूड की तरफ जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में वो फास्टिंग भी करेगा, इस प्रोसेस में वो गुड फैट लेगा, प्रोटीन लेगा, सारी हेल्दी हैबिट्स वो डालेगा। तो फैट लॉस जो है बहुत ही ज्यादा फुल प्रूफ टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है डायबिटीज को स्टेबल करने के लिए और उसके बाद डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी। आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर क्या होता है, अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है वो जल्दी से स्पाइक नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने आज कुछ थोड़ा सा मीठा खा लिया है। बेसिकली डायबिटिक लोगों के लिए, अगर उन्होंने आज गाजर का हलवा खा लिया है 1 कटोरी भर के, या तो खीर खा ली है, कुछ भी आपने खा लिया है, अभी आपका इंसुलिन स्पाइक होना ही होना है। तो डायबिटीज लोगों को तो ये खाना ही नहीं है। नॉर्मल बंदे ने भी अगर खा लिया है तो इंसुलिन उसका भी स्पाइक होगा। तो खाना करना क्या है, इसको खाने के बाद आप 10 सीढ़ियों को 3 बार ऊपर चढ़े भाग भाग कर, एंड 3 बार नीचे उतरे भाग भाग कर। ये एक्सरसाइज आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो अगर हम मीठा खाने के बाद फटाफट हम कुछ भी वॉकिंग या रनिंग या स्टेयर्स, इस तरीके से कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा इंसुलिन ग्राफ ऊपर जाने के बजाय स्टेबल हो जाता है। तो लेकिन ये जो काम है ये नॉर्मल लोगों के लिए है, डायबिटिक लोगों को कटोरी भर के गाजर का हलवा खाना ही नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। बट हाँ, फिजिकली एक्टिव होना डायबिटिक लोगों के लिए भी जरूरी है, ताकि टाइम टाइम पर उनका इंसुलिन जो है वो अच्छे से वर्क कर सके, ग्राफ जो है वो स्टेबल रह सके। तो आपकी मसल सेल्स को वर्किंग में रहना हमेशा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टेक्निक है स्लीप। स्लीप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मेडिकल साइंस में। 7 to 9 आवर की जो क्वालिटी स्लीप होती है, ये हमारी ना सिर्फ हमारी स्ट्रेस को कम करती है, बल्कि ये हमारे इंसुलिन लेवल को स्टेबल करती है, हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबल करती है, और सेल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बनती है, इंसुलिन सेंसिटिव बनती है। तो स्लीप होनी बहुत जरूरी है। अगर इसका ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली अगर किसी की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका कॉर्टिसोल हार्मोन जल्दी से रिलीज होता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो स्ट्रेस होती है, एंड उस कंडीशन में जल्दी जल्दी हमें क्रेविंग्स होने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस होने पर उन्हें खाने की इच्छा होने लगती है, उन्हें अननेसेसरी क्रेविंग्स होने लगती हैं बेसिकली स्ट्रेस होने पर। उस समय वो कुछ भी खाते हैं, उस समय वो मीठा भी खाते हैं, चिप्स, तला भुना, ये वो जो उनके सामने आ गया वो सब खाते हैं। तो ये भी एक रीजन है इंसुलिन स्पाइक होने का, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक होने का। तो कोशिश करें कि 7 to 9 आवर्स की नींद लें।
जिससे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक लेवल पे बना रहे, जितनी जरूरत है उतना ही सिक्रीट हो, अननेसेसरी सिक्रीट ना हो। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। बहुत सी माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं जो अच्छी स्लीप को प्रमोट करती हैं। आप मैग्नीशियम भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट डॉक्टर की एडवाइस के साथ कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं स्लीप को बेटर बनाने के लिए। इसको आप कर सकते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन भी जैसे मैंने बात करी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा। बेसिकली स्लीप और स्ट्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्लीप अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस इसलिए होगी क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है। और जब ये स्ट्रेस क्रोनिक हो जाती है, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने लगती है, तब ना सिर्फ आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं बल्कि आप डायबिटिक भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आपकी स्लीप अच्छी होनी जरूरी है और आपकी स्ट्रेस रिडक्शन, इस पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। और मेडिकली एविडेंस है कि अगर डायबिटिक लोग इस टेक्निक पे काम करते हैं तो उन्होंने अपनी इस चीज को रिवर्स भी किया है, डायबिटीज को रिवर्स भी किया है इन दो टेक्निक के। मील कॉम्पोजिशन, यस, मील कॉम्पोजिशन मैटर करता है कि आप कैलोरी से ज्यादा, देखिए एक एग्जांपल है, दो प्लेट है, दोनों प्लेट में जो खाना है उनकी कैलोरीज 2000 है। मान लीजिए एक एग्जांपल है। ओके, अब डिपेंड करता है 2000 कैलोरी वाली फर्स्ट प्लेट में कौन सा खाना है एंड सेकंड प्लेट में कौन सा खाना है। मान लीजिए फर्स्ट प्लेट पे बहुत सारा कार्ब है, उसमें है चावल है, हमारे दाल है, उसमें दाल तो अच्छा है बट अगर दाल में भी आप देखिए प्रोटीन कम और कार्ब ज्यादा होते हैं। ओके, तो अगर हमारी प्रोटीन में प्लेट में सिर्फ कार्ब है, उसमें सब्जी है, उसमें रोटी है, उसमें चावल है, बट उसमें प्रोटीन नहीं है, 2000 कैलोरी इधर हो गई। दूसरी प्लेट है जिसमें एक अच्छा सा अमाउंट कार्ब्स का भी है बट उसमें एक अच्छा अमाउंट प्रोटीन का भी है और फाइबर का भी है, इधर भी 2000 कैलोरी है, इधर भी 2000 कैलोरी है। ग्लूकोज स्पाइक कौन सी प्लेट करेगी? वो प्लेट करेगी जिसमें कार्ब्स है, जिसमें कार्ब्स अकेले हैं। हालांकि कैलोरी दोनों की सेम है, इधर भी 2000 है, इधर भी 2000 है, लेकिन ग्लूकोज स्पाइक सबसे ज्यादा वो प्लेट करेगी जिसमें कार्ब्स हैं बहुत सारे, और वही फिर इंसुलिन स्पाइक करेगा। इस तरीके से डायबिटिक को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कार्ब्स अलोन। तो जब भी आप कार्ब्स खाएं साथ में आप प्रोटीन जरूर रखें, आप फाइबर का अमाउंट जरूर ऐड करें, जो मैंने अभी आपको पोर्शन समझाया था एक अच्छी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। थोड़ा सा आज मेरा थ्रोट का इश्यू है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये डैमेज करता है हमारे इंसुलिन फंक्शन। बहुत ही क्लियर है, बाहर जो भी आपको अल्ट्रा प्रोसेस फूड मिल रहा है, जो भी हमारा पैकेज फूड होता है, चिप्स चिप्स हो गए हमारा, और मोमोज, चाउमीन, हमारा समोसा हो गया, और जो भी हमारा तला भुना बाहर का जो भी है अल्ट्रा प्रोसेस, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर है और बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट भी रहता है। उसके अलावा इसमें ट्रांस फैट भी रहता है बहुत ज्यादा। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी जल्दी से स्पाइक होता है, इंसुलिन फंक्शन भी खराब होता है। ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ये हमारे गट बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगाड़ देते हैं। गट में गुड बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जब गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो डाइजेशन इश्यू आने लगते हैं। उसके अलावा वेगस नर्व जिसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है, बैड बैक्टीरिया उस कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रेन के इश्यूज बहुत सारे आने लगते हैं, जिसपे हमने डिटेल से बात करी थी अपने गट हेल्थ वाले सेशन में, तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट अगर गुड बैक्टीरिया अच्छे अमाउंट में नहीं है और बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो भी हमारे डायबिटिक और हमारे इंसुलिन, हमारे गट फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ट्रांस फैट यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इससे आप दूर रहें। ये सबके लिए है, ना सिर्फ डायबिटिक लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों को भी इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम अफेक्ट इंसुलिन रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी बात है जानना।
इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छी होती है। कैसे? जब हम सोकर उठते हैं नॉर्मली, अगर हमने नॉर्मली जब हम सोते हैं 8 से 10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, जितना भी हम सोए हैं उस घंटे हमने कुछ खाया नहीं है। तो हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन पे बहुत अच्छा वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि उसको रेस्ट मिल चुका होता है। हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट मिल चुका होता है। तो मॉर्निंग के टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। लेट नाइट ईटिंग जो है वो हमारी शुगर लेवल को बढ़ा देती है। उसके अलावा अगर हमें ओवरनाइट, रात में उठकर कुछ लोग खाते हैं, तो वो भी हमारे इंसुलिन के ग्राफ को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ मीठा खाना है, आपको डेजर्ट खाने हैं, मिठाइयाँ खानी हैं, तो आप कोशिश करें कि वो लंच टाइम पे खाएं। मॉर्निंग टाइम में आपको जो ब्रेकफास्ट लेना है उसमें आप प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रखें, ताकि आप 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक आपको भूख ना लगे। आपकी सेल क्योंकि अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत एक्टिव कंडीशन में है, तो वो एक्टिव बनी रहे और आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनर्जी मिलती रहे, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता रहे। तो मॉर्निंग में आप डेजर्ट ना खाएं, मिठाइयाँ ना खाएं। मिठाई आप खाएं अगर आपको खाना है तो आप लंच में ले सकते हैं, एंड डिनर में आप मिठाई बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि मिठाई बेसिकली कार्ब्स हैं। कार्ब्स को डाइजेस्ट होने में भी 4 से 5 घंटे लगते ही लगते हैं। तो रात के समय आप कोशिश कीजिए आप फाइबर और गुड फैट वाला खाना खाएं, प्रोटीन अपने हर मील में ऐड करें। तो टाइम अफेक्ट करता है ग्लूकोज सेंसिटिविटी को। मॉर्निंग के टाइम ग्लूकोज सेंसिटिविटी अच्छी है, आफ्टरनून तक वो थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगती है, और नाइट में जाके हमारी जो सेल्स हैं वो काम करना स्लो कर देती है। इसलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट आप हैवी लीजिए, लंच भी आप अच्छा खासा ले लीजिए, पर डिनर आपको बहुत लाइट लेना है, क्योंकि रात के टाइम हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, हमारा जो लीवर है, जो पेनक्रियाज है, उनकी एक्टिविटी अपने आप कम होने लगती है। और इस कंडीशन में अगर हम ज्यादा खाते हैं तो ब्लड जो जो भी ग्लूकोज निकला है वो वहीं सेल में ही पड़ा रहता है, सेल के अंदर जा ही नहीं पाता, वो ब्लड में ही पड़ा रहता है। और इस कंडीशन में प्री डायबिटीज हो जाता है, ओबेसिटी आने लगती है, बेसिकली बेली फैट जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। तो आप अवॉइड करें रात के टाइम और सुबह के टाइम मीठा खाना। मीठा आपको खाना है तो आप दोपहर के टाइम खाएं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। और डायबिटिक लोग तो प्लीज मत खाएं, क्योंकि मान लीजिए आपने 10 से 15 दिन डायबिटिक लोगों ने अच्छे से खाना खाया, 16वें दिन उन्होंने थोड़ा सा एक कटोरी हलवा खा लिया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे जब वो अपना ग्लूकोज चेक करेंगे तो वो ग्राफ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो डायबिटिक लोगों के लिए परहेज बहुत जरूरी है, बट बाकी लोग भी ध्यान रखें इन चीजों का। ओके। तो मेरा सेशन जो था वो यहीं तक था। नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट डॉक्टर संजय वोरा। ही विल एक्सप्लेन हाउ ही रिवर्स्ड हिज डायबिटीज वाया न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर संजय वोरा से। हाँ, नमस्ते डॉक्टर हो रही हो। या ओके, थैंक यू सर। या हाँ, प्लीज शेयर सर। बेसिकली मैं एक जनरल सर्जन हूँ और मेरी फैमिली में मेरी दादी को डायबिटीज़ है, मेरे पापा को भी डायबिटीज़ है और मेरे को भी है। तो जैसा रूटीन कंसेप्ट सबका था वैसा हमारा भी था कि दिस इज एन हेरिडिटरी, भाई कंटिन्यूस फैमिली में चल रहा है, इसके लिए डायबिटीज़ है। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई पूनम भाभी गंगवाल से, तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा न्यूट्रिशन का पार्ट है जिससे हो सकता है। और वो टाइम पे उन्होंने काफ़ी चीज़ें भी मुझे बताई। एक्चुअली वही चीज़ें बताई जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन कभी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था हमने, कि भाई डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम समझते हैं कि फैमिली में कोई डिजीज कंटिन्यूस चल रहा है, तो एक्चुअली गड़बड़ डाइट में ही रहती है, क्योंकि वही रोटी मम्मी खा रही है, वही दादी खा रही है और वही बेटा भी खा रहा है। तो जो गड़बड़ डाइट में है वही मेन प्रॉब्लम है। तो अभी जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिखे अभी, आज बहुत अच्छा मधु जी ने और मैडम ने समझाया है डायबिटीज। जनरल पब्लिक के लिए बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों ने समझाया है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगा कि भाई क्या विषय है इसके अंदर। एक्चुअली जो डायबिटीज है ना, वो 3 लेवल पे गड़बड़ करता है। एक तो फूड इनटेक, वहां अगर आपका गड़बड़ है तो आपको डायबिटीज होगा। दूसरा डायबिटीज का इंट्रा सेलुलर, यानी ब्लड वेसल में जब शुगर आ गई है तो उसके बाद में गड़बड़ हो सकती है, जहाँ पे इंसुलिन लेवल्स अगर बरोबर नहीं है, या फिर अगर समझो रेजिस्टेंस है तो हो सकती है।
और तीसरा फैट्स, यानी अगर आपका बॉडी बहुत बड़ा है, आपके पास बड़ा सरफेस एरिया है, तो भी प्रॉब्लम आती है। और पूनम भाभी से जब मेरी बात हुई तब उन्होंने कहा कि तीनों चीजों का ट्रीटमेंट सिर्फ फूड है, डाइट ही है। और तब उन्होंने काफी चीजें समझाई मुझे। और तब ये चीज मुझे समझी, जैसे अभी कौर मैडम ने बताया था कि 2000 कैलोरी की 2 प्लेट है, तो 2 प्लेट में फर्क क्या है? एक इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और एक इसमें फैट्स, फाइबर और सब कंप्लीट प्रॉपर डाइट है। ये दोनों में फर्क कैसा होता? वैसे ही हम लोग कैलोरीज तो कैलकुलेट कर ले रहे हैं, सुबह से शाम तक 2000 कैलोरी खानी है, उसका कैलकुलेशन हो गया हमारे पास। लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो बहुत गड़बड़ था अभी तक, जो हमको ये न्यूट्रिशन लोगों ने गाइड किया, जिससे हमारा रूटीन डाइट हुआ। एक विषय बहुत कॉमन है, आप लोगों को भी ये प्रश्न आते होंगे, हमेशा हमेशा पूछते होंगे कि हम नॉर्मल डाइट कब खा सकते हैं। आज तो हम ये आपका डाइट ले लेंगे, लेकिन हम नॉर्मल डाइट कब खा सकते हैं? लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि ये जो डाइट है यही नॉर्मल है, और हम जो खा रहे हैं वो अब नॉर्मल है। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएंगी कि ये नॉर्मल है, तब तक आप ये विषय में गड़बड़ करते रहेंगे। दूसरा कैसा है इसके अंदर, वेट लॉस जिसको करना है उसको कैलोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिनको वेट लॉस नहीं करना है, जो ऑलरेडी जिनका वेट कम है, उनको तो इनटेक का जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई फाइबर होना, फैट्स होना, शुगर कम करना है, वो कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये जो एक्सरसाइज का इन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद में आपको स्टेप्स चढ़ना है या आपको वॉक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके ब्लड वेसल के अंदर काम कर रहा है। जैसे शुगर एक बार ब्लड वेसल में आ गया, उसके बाद में अगर आप चलेंगे तो मसल ही है जो आपका काम करेगा। उसके साथ में जो एक्सरसाइज का पार्ट है, मसल डेवलप हो गए। मसल एक ऐसी चीज है अपने बॉडी में जो विदाउट इंसुलिन शुगर ले लेगी। अगर आपके ब्लड में शुगर है तो उसको इंसुलिन की भी जरूरत नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेगी शुगर। अगर आपके बॉडी में मसल ज्यादा है तो कंटिन्यूस वो आपका शुगर लेते रहेंगे। और मसल एक ऐसा है जो 24 घंटे भूखा रहता है, उसको खाना होना कंटिन्यूस, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मैं सो रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ या मैं सिर्फ हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज में मसल का यूज हो रहा है। तो मसल अगर आपके अच्छे डेवलप्ड है तो इंट्रा ब्लड के अंदर की जो शुगर लेवल्स है वो भी कम होगी। तो ये पूनम भाभी ने जब से मैं जुड़ा हूँ, उन्होंने 3 चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बताई। एक तो नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू ईट लेस। क्या होता है, जब मन में आया तब फुटाने डाल दिए मुंह में, कभी भी कहीं सौंफ आ गई ले ली अपन ने, कहीं भी अपने को कोई भी चीज मिली तो अपन ड्राई फ्रूट है ले ली, 1 मिनट में मुंह में डाल दिया, मिठाई देखी ले ली मुंह में। तो भाभी ने समझाया है कि नंबर ऑफ टाइम्स कम करना। नंबर ऑफ टाइम कम करने से क्या हो गया कि जो फूड मेरा ब्लड के अंदर जा रहा था उसका इंसिडेंस कम हो गया। कम टाइम के लिए ग्लूकोज स्पाइक होने लग गया। और कम टाइम के लिए जब ग्लूकोज स्पाइक होता है तो इंसुलिन भी कम लगेगा। इंसुलिन कब आएगा अपने ब्लड में? जब अगर आप कुछ खाएंगे तो आएगा, अगर आप नहीं खा रहे तो इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, इंसुलिन का आने का काम नहीं है वहां पे। तो इंसुलिन बढ़ेगा अगर आप कुछ खाएंगे। और क्या खाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो उसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं है क्योंकि उसमें शुगर है ही नहीं। अगर आप घी खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर का कोई रोल नहीं है, तो उसमें भी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो जो न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपने को टैकल करना। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप में फैट्स ज्यादा है, तो आपका वजन कम करने के लिए भी डाइट ही है, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट कम कराएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके शरीर का फैट है वो आएगा ब्लड वेसल में कीटोन्स के फॉर्म में, और कीटोन्स सब बॉडी ले लेंगी जिसको जिसको लेना है वो। तो डाइट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये चालू किया भाभी के साथ में, तब मेरा वजन 99 केजीज था। और मेरे को जो डायबिटीज की 6 गोली चालू थी, अरे 3 गोली मैं सुबह लेता था, 3 गोली मैं शाम को लेता था। लेकिन एक बार जैसे जैसे डाइट शुरू हो गया, वैसे वैसे मैं एक समय ऐसा आया था जब आई वॉज विदाउट मेडिसिन, कोई भी गोली नहीं की, और मैंने 9 केजीज वेट लूज किया इन इन द स्पैन ऑफ अराउंड 4 to 5 मंथ्स। तो ये जो 4 to 5 मंथ्स में जो मेरा वेट लॉस हुआ वो भी मुझे फायदा दिया है। उसके साथ में मेरा जो इनटेक था उसमें, मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं सीजीएम बहुत रेगुलरली लगाता हूँ, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो मैं लगाता हूँ हमेशा। तो उससे क्या होता है, जब मैं वो लगाता हूँ तो उससे मेरे को कंटिन्यूस समझने लग गया कि कब कौन से फूड से मेरे को स्पाइक हो रहा है और कौन से फूड से स्पाइक नहीं हो रहा है। बीच में भाभी ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आप चाय बहुत पीते हैं, आप चाय मत पियो। तो मेरा एक कंसेप्ट था चाय से क्या हो रहा, कि चाय से कुछ इतना लंबा चौड़ा फर्क, आई वॉज टेकिंग टी विदाउट शुगर, मैंने बोला उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन जब मैंने सीजीएम लगाया तब मुझे मालूम पड़ा कि जैसे ही मैं चाय विदाउट शुगर भी लेता हूँ तो मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी वो टाइम पे भी शुगर बढ़ रहा है। तो डाइट जो तुम खा रहे हो दिन भर, उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर ऑफ टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये चीज का अगर, और तीसरा एक्सरसाइज, ये तीन चीज, तीन पार्ट अगर आपने संभाल लिए तो डेफिनेटली आपका डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है वो सभी लोगों से जो डायबिटीज रिवर्सल करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी टैबलेट्स पे या इंसुलिन पे है, जब भी आप इस तरह का कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो तो डेफिनेटली सीजीएम, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग नक्की लगाइए। क्योंकि प्रॉब्लम, शुगर आपका इतने जल्दी कम होगा, अपने सोचने से भी ज्यादा जल्दी कम होगा। यानी जब मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं लगा था कि 2-3 दिन में मेरे ब्लड शुगर लेवल इतने कम हो जाएंगे। अब मैं तो डॉक्टर था बोल के मैं उनका ब्लड शुगर लेवल्स करके मैंने कॉम्पेंसेट कर लिया, क्योंकि अपन गोली भी खाएंगे और न्यूट्रिशन भी फॉलो करेंगे और शुगर भी कम हो जाएगा आपका। तो आपको सीजीएम लगाना है, क्योंकि डेफिनेटली जिस दिन आप ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, डाइट का आप प्रोग्राम शुरू करेंगे, दूसरे दिन से आपके शुगर लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप ले ही नहीं रहे हो, तुम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ले रहे हो, तो शुगर लेवल्स होंगे कहाँ से। लेकिन अगर आपके शुगर लेवल कम है और आप गोलियां भी खा रहे हैं साथ में डायबिटीज की, तो वो कॉम्प्लिकेशन करेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने मेरे बहुत से पेशेंट्स को गाइड किया है, मेरे बहुत से रिलेटिव्स को गाइड किया है। और अभी फेज 1 जिसमें हमको 9 kgs वेट रिड्यूस करना है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी कल से फेज 2 शुरू होगा, जिसमें भाभी ने बोला है, पूनम भाभी ने कहा है कि और 10 किलो वजन कम करना है। यानी वेट लॉस अगर इतना हो गया मेरा, तो डेफिनेटली 100% मेरा डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा और वापिस आने का चांस नहीं लेगा। और डेफिनेटली एक चीज सबको ध्यान रखनी है, नॉर्मल फूड यही है जो ये लोग बता रहे हैं, और जो हम आज तक खा रहे हैं वो एबनॉर्मल फूड है। तो अपन ने ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ कब खा सकूंगा। सब कुछ आपको जिंदगी भर खाना ही नहीं है, सब कुछ अपने लिए बना ही नहीं था। हमने गलत ट्रेंड से खाना शुरू कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो ये जो डाइट है, जो अभी भाभी ने एक प्लेट बताई थी अपने को कि आपको कार्बोहाइड्रेट इतना होना, फैट इतना होना, प्रोटीन्स इतना होना, वही प्लेट कंटिन्यूसली अपने को लेना है। तो दैट इज नॉर्मल फूड एंड दैट इज नॉर्मल डाइट लाइफ लॉन्ग। आप कभी ये नहीं समझना कि मैं कभी बहुत सारा सिर्फ शुगर 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 ही खाऊंगा, मैं सिर्फ तलेवा ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। नॉर्मल डाइट ये है, यही लेना है। और ये जो प्रोग्राम है इसका मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। आज तो जो तरीके से आप लोगों ने समझा है, जो ब्लड टेस्ट वगैरह समझा है, ये ने मुझे तो फील होता है कि कितने डॉक्टर्स है जो कभी भी फास्टिंग इंसुलिन नहीं कराते थे, सिर्फ ब्लड वेसल्स, ब्लड रिपोर्ट करा लेते थे फास्टिंग और पोस्ट में, और टैबलेट्स चालू कर देते। लेकिन फास्टिंग इंसुलिन अगर कराने के बाद में जिस तरह से आप लोग ट्रीट कर रहे हो पेशेंट्स को, तो रियली बहुत अच्छी बात है। आप सब हाउस वाइफ्स हो या जो भी है आप लोग, और आप लोगों ने स्पेशल न्यूट्रिशन का कोर्स किया, पहले खुद के लिए किया और बाद में दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत अप्रिशिएट करता इसके लिए। और डेफिनेटली जिस तरह से मेरा भी फायदा हो, बाकी लोगों का भी फायदा हो, ऐसा एक्सपेक्ट करता। एक और बात लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके आपके जो भी पेशेंट्स को जब भी आप चालू करते हैं, देखिए कि उनकी टैबलेट्स आप कम लेने लगाइए। थोड़ा सा शुगर ज्यादा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था कि किसी चीज से हो जाएगा, इतना जल्दी मेरा शुगर कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट ही नहीं है हम लोगों का। तो एकदम से जब आपका डाइट आ जाता है तो शुगर एकदम कम होता है, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना। और आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आगे आप सब लोगों का ट्रीट करें। थैंक यू। थैंक यू और सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अभी मैं इनवाइट करूंगी मिसेस पूनम गंगवाल को, जो कि आपको फास्टिंग की इम्पोर्टेंस बताएंगे और कैसे फास्टिंग हेल्प करती है डायबिटीज और बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। प्लीज वेलकम मिसेस पूनम गंगवाल। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Rinki, I'm there. ओके। Yes, thank you संजय सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा इनपुट दिया है। अब मैं वापस ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि कितने लोग सोचते हैं कि हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी अपना ये करिए, थंब रेज करिए या आय लिखिए चैट बॉक्स में। अब यकीन करिए कि रिवर्स हो सकती है, डेफिनेटली रिवर्स हो सकती। राइट, आई इन चैट बॉक्स या मी या वट एवर यू लाइक, शो थंब। यस, हो सकती है। ये माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज एक रिवर्सल है, रिवर्सल कर सकते हैं हम उसको।
जो हम अभी तक समझते थे कि एक जेनेटिक बीमारी है और इसको कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता, दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब डॉक्टर साहब ने इतना मतलब टेक्निकल इसमें समझाया है कि रिवर्स हुई है और इतने जल्दी रिवर्स हुई है, तो डेफिनेटली आप लोग सब भी कर सकते हो। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फास्टिंग। और हाँ, मैं डॉक्टर वोरा से ये भी कहूंगी कि अब आपको फास्टिंग पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। वेट लॉस तो हो गया है आपका काफी कुछ, पर अब नेक्स्ट स्टेप फास्टिंग से है। फास्टिंग पे अभी यहाँ पे मुझे बताइए कि कितने लोग सोचते हैं कि डायबिटीज है तो फास्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे ये बताइए कि कितने लोग सोचते हैं कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता हूँ। तो NF लिख के भेजिए, नो फास्टिंग, हम नहीं कर सकते फास्टिंग। तो मैं इस फास्टिंग पे बोलने वाली हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट। फास्टिंग का एक मतलब है, हमने सबने फास्टिंग करी है ना। मुझे लगता है हर कोई फास्टिंग करता है अपना। जैनिज्म में फास्टिंग है, हिंदुइज्म में फास्टिंग है, एकादशी है, सब कोई फास्टिंग करते हैं। पर फास्टिंग का मतलब नहीं समझ रहे। फास्टिंग मतलब कोई भी खाना नहीं खाना, मतलब एक वॉलेंटरी है कि हम बिल्कुल कोई भी खाना नहीं खाएंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। मतलब नो कैलोरी फूड होना चाहिए, उसमें पानी हो सकता है, जीरा पानी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, ये अलग चीज है। पर कोई ऐसे जो साबूदाने की खिचड़ी है, आलू चिप्स है, या जो भी हम उपवास में खाते हैं, जो फास्टिंग में खाते हैं, दैट इज नॉट अलाउड इन फास्टिंग। वो फास्टिंग होता ही नहीं है। उल्टा हम ऐसा हो रहा है कि खाना तो छोड़ रहे हैं फास्टिंग के नाम पे, पर दूसरी चीजें खा रहे हैं जो ज्यादा कार्ब्स करती है। आलू में बहुत कार्ब्स है। साबूदाना इज ओनली स्टार्च, सो दीज आर नॉट द आइटम्स फॉर फास्टिंग। वो हमें फास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है वो फूड। तो ये चीजों पे ध्यान दीजिए। तो हम अब बताइए कि आप लोगों ने सच में फास्टिंग कब करी है। 8 to 10 आवर्स की अपनी फास्टिंग रोज होती है रात में। रात में हम 8 से 9 बजे तक खाना अपना फिनिश कर देते हैं। सुबह 6-7 बजे तक यूजुअली कोई खाना नहीं खाता है या कोई भी चीज नहीं लेता है, तो वो फास्टिंग ही है। तो 8 से 10 घंटे की फास्टिंग तो हम लोग बहुत इजीली करते हैं। अब रही बात ईटिंग पीरियड की, तो ईटिंग पीरियड में हम क्या खा रहे हैं वो रिम्पी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएंगे, उसमें प्रोटीन प्रॉपर लेंगे, फाइबर्स लेंगे, यदि हम ये मतलब प्लेट प्रॉपर रहेगी, तो हमारा फास्टिंग का मतलब फास्टिंग का जो हम इंटेंशन है वो प्रॉपर फुलफिल होगा। तो रिम्पी ने तो ईटिंग विंडो में क्या खाना चाहिए वो बता दिया है, वो एक्सप्लेन किया है। अब मैं फास्टिंग कैसे करना है और फास्टिंग से क्या हो सकता है ये मैं बताऊंगी। तो यही है कि फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जब ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, जब फूड इज अवेलेबल 24/6, एक मोबाइल के क्लिक पे हम फूड मंगा देते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, जोमेटो करते हैं, पूरे 24/7 अपने पास खाना अवेलेबल है। मैंने तो सुना है रात में 2 बजे भी वो खाना प्रोवाइड करते हैं। तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। तो डायबिटीज कैपिटल नहीं होगा तो क्या होगा। तो फास्टिंग करना सबके लिए जरूरी है, इवन फॉर चिल्ड्रेन ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर डायबिटीज ऑल्सो। फास्टिंग इज द बेस्ट हीलिंग टूल ऑफ ऑल डिजीजेस। सिर्फ डायबिटीज नहीं, सारे टूल्स के लिए फास्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी बीमारियां फास्टिंग से ठीक हो सकती है। नेक्स्ट करिए। फास्टिंग करने से इंसुलिन को एक ब्रेक मिल जाता है। जब हम ग्लूकोज फास्टिंग करेंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं, एक्चुअली कार्ब से तो शुगर स्पाइक होता ही है, प्रोटीन से भी थोड़ा बहुत शुगर स्पाइक होता है। यदि हम कार्ब्स, इंसुलिन, कोई भी चीज नहीं खाएंगे, 0 कैलोरी फूड खाएंगे, तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, तो इंसुलिन को ब्रेक लग जाएगा। तो इंसुलिन कुछ समय के लिए कम स्पाइक होगा, तो वो हमारे सेल्स को हेल्दी बनाता है, वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर तक जाने में हेल्प करता है। देर आर 2 एनर्जी सिस्टम्स इन आवर बॉडी। एक तो है शुगर बर्निंग सिस्टम और एक फैट बर्निंग सिस्टम। तो जो शुगर बर्निंग सिस्टम है, जब हम खा रहे हैं कुछ ना कुछ ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, तो इंसुलिन निकल रहा है, ये शुगर से अपने को एनर्जी मिल रही है, तो वो एक शुगर बर्निंग सिस्टम है।
जो नॉर्मल हम लोग डेली में अभी तक जो हो रहा था वो, है ना। और फैट बर्निंग सिस्टम तब शुरू होती है जब हम खाना बंद कर देते हैं, जब हम बाहर से कुछ भी खाना बंद कर दे रहे, हमारे अंदर शुगर नहीं जा रही, कोई शुगर का स्पाइक नहीं हो रहा है या शुगर इनटेक नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी फिर भी काम कर रही है ना। कुछ ना कुछ तो काम कर रही है। हम जब 10 आवर्स का, 12 आवर्स का, 14 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हैं, तब ये फैट बर्निंग एनर्जी सिस्टम शुरू होती है। तो वो स्विच हमको चालू करना है। जब वो स्विच शुरू होता है तो हमारी बॉडी बॉडी कीटोन्स रिलीज करती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी 10 to 12 आवर्स के ऊपर की फास्टिंग, जो इजीली हम करते हैं रात के 8 बजे से तो सुबह के 8 बजे तक, ये 12 घंटे की हुई। यदि हम उसको और एक्सटेंड करते हैं 14 आवर्स, 16 आवर्स, ये हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से करेंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे। फर्स्ट डे 1 घंटा बढ़ाएंगे, दूसरे दिन 1 घंटा बढ़ाएंगे, तो इसके अनगिनत फायदे हैं। ये मैं सिर्फ डायबिटीज या ओबिसिटी के लिए नहीं बोल रही, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड बी डूइंग फास्टिंग एवरी वीक। हर वीक में 1 या 2 दिन आप फास्टिंग कर सकते हो। कॉन्शियसली करे, समझ के करिए कि कितना फास्टिंग हो सकता है। वो अपने बॉडी का पूरा हीलिंग सिस्टम है। तो जैसे हम कंटिन्यूअस, जैसे टाइम रिस्ट्रिक्टेड खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से पोस्ट प्रांडियल इंसुलिन कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, अपना जो पैनक्रियाज बीटा सेल का फंक्शंस होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, अपने बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है वो कम होता है, अपनी एपिटाइट भी कम हो जाती है इस दौरान। तो जैसा कि रिम्पल ने बताया था कि सुबह के टाइम पे इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करना है कि जैसे सर्केडियम रिदम आजकल आपने सुना होगा, तो उसके अराउंड यदि आप फास्टिंग करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। जैसे सनसेट के बाद से ही फास्टिंग शुरू कर दे। आजकल हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में वो लोग 5 से 6 बजे तक खाना खत्म कर देते हैं, और दूसरे दिन वो 9-10 बजे तक खाना नहीं खाते। तो वो सबसे अच्छी सिस्टम है कि सुबह के टाइम पे आप खाना खाएं। कोशिश करिए कि 10-11 बजे यदि आप लंच ले रहे हो तो 11 बजे लंच ले ले, शाम का डिनर 5 बजे के आसपास खत्म करिए। और 5 बजे से सुबह 10-11 बजे तक का जो फास्टिंग होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल फास्टिंग होगा। तो ये आपको कोशिश करना है। इससे जैसे मैंने अभी आपको फायदे बताए, बहुत सारे फायदे होते हैं उसके। जैसे हम फास्टिंग नहीं करते और कंटिन्यूअसली खाते हैं तो इंसुलिन पूरे दिन हाई रहती है। इंसुलिन फैट बर्निंग को ब्लॉक करती है, उसी की वजह से हमारी फैटनेस बढ़ती है, ओबिसिटी बढ़ती है। हम कंटिन्यूअस खा रहे हैं और वो शुगर हमारी यूज नहीं हो रही है, मसल्स में नहीं जा रही है, दूसरे सेल्स में नहीं जा रही है, तो वो फैट सेल में जाएगी। फैट सेल बहुत इजीली वो शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एज अ फैट एनर्जी स्टोर करता है। उसी की वजह से ओबिसिटी बढ़ रही है, फैटी लीवर बढ़ रहा है, फैटनेस बढ़ रहा है। तो ये जब हम फास्टिंग नहीं करते थे तो हीलिंग भी रुक जाती है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो जो खुद से हील होते हैं वो रुक जाते हैं, और हमेशा ब्लड शुगर हाई बना रहता है। और यदि हम फास्टिंग करते हैं तो इसके फायदे भी बहुत है। इंसुलिन लोअर होता है, इंसुलिन का लेवल्स कम हो जाते हैं, ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है। ब्लड शुगर सेल में जाते हैं, मसल सेल्स में जाते हैं, जहाँ पे वो मसल को सिंथेसाइज करते हैं। फैट बर्निंग जो सिस्टम है वो टर्न ऑन होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, और बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। और इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में सूजन हो रही है या कहीं पे कोई दर्द हो रहा है या गैस हो रही है कहीं पे कुछ बॉडी के किसी पार्ट में, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो अपने आप कम होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो एसिडिटी तक कम हो जाती है। एसिडिटी भी क्या है, बॉडी का जो पेट में जो एसिड है उस वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसी की वजह से एसिडिटी होती है, तो वो तक कम हो जाती है। अपने बॉडी का हार्ट के बाद और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो लीवर है। तो ड्यूरिंग फास्टिंग लीवर बहुत अच्छी से काम करना शुरू कर देता है। वो स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करता है और बॉडी फैट को यूज करता है, और वो एज एन कीटोन एज एन एनर्जी रिलीज करता है। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत प्रोटेक्टिव है, ये कहीं पे भी डेंजरस नहीं है। कोई कोई समझता है कि फास्टिंग करेंगे तो हम डेंजर जोन में जाएंगे या हमको कोई तकलीफ हो जाएगी, या मतलब डायबिटीज वाले को फास्टिंग नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, डायबिटीज वाले को फास्टिंग सोच समझ के ठीक से करना चाहिए, अंडर किसी के गाइडेंस करना चाहिए। जब तक आप पूरे तरह सीख नहीं जाओ वो टेक्निक को, तब तक आपको किसी का गाइडेंस लगेगा, वरना फास्टिंग हर कोई कर सकता है। फास्टिंग जब 16 टू 18 आवर्स के ऊपर जाता है तो एक ऑटोफेजी नाम का एक वो है, वो शुरू हो जाता है, ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। ऑटोफेजी मतलब अपने ही बॉडी के सेल्यूलर डैमेजेस जो है, जो बॉडी में सेल, हमारे हमारे बॉडी में हमेशा सेल्स बनते और टूटते रहते, बनते और टूटते रहते। जो टूटे हुए सेल्स है उसको रिपेयर करना या उसको डिटॉक्स करना, ये ऑटोफेजी में होता है। वो बॉडी के ही सेल्स एज अ फूड एनर्जी यूज करते हैं दूसरे बॉडी के सेल को रिपेयर करने के लिए, उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ये ऑटोफेजी आजकल मतलब कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करता है। जब 17 टू 18 आवर्स के ऊपर की फास्टिंग होती है तो कैंसर सेल्स भी अपने जो खराब सेल्स है, कैंसर सेल्स जो खराब सेल्स है, वो उसको अपने आप क्लीन करना शुरू कर देता है। बॉडी का एक क्लीनिंग सिस्टम है ऑटोफेजी, मतलब खुद से खुद को क्लीन करना, ये इसका मतलब ऑटोफेजी है। तो ये बॉडी सेल्यूलर रिपेयर सिस्टम शुरू करती है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, इंसुलिन रिसेप्टर्स को रिपेयर करती है। और ये डायबिटीज रिवर्सल का एक मेन की पॉइंट है कि ऑटोफेजी शुरू होती है तो डायबिटीज अपने आप रिवर्स होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्टिंग फॉर डायबिटीज मस्ट बी प्लान्ड एंड सुपरवाइज्ड। जैसे कि हमने बोला है, फास्टिंग करना बहुत इजी है, फास्टिंग खुद से की जा सकती है, ये सबसे इजी टेक्निक है। पर ईटिंग विंडो में हमें क्या खाना है, ईटिंग विंडो में जितना प्रोटीन खाना चाहिए, फैट्स खाना चाहिए, कार्ब्स कम से कम होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, तो वहां पे ईटिंग विंडो जब हम न्यूट्रिशियस फूड दे देते हैं तब फास्टिंग बहुत इजीली होती है और वो भूख ही नहीं लगती। जब बोला ना कि एपिटाइट ही लो हो जाता है तो फास्टिंग इजीली हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज वालों को पहले सीखना है कि हमें ईटिंग विंडो में क्या खाना है, उसके बाद फास्टिंग बहुत इजी हो जाती है। तो इसलिए किसी के अंडर गाइडेंस फास्टिंग करना चाहिए। और फास्टिंग इसको ट्रीट नहीं करती, डायबिटीज के सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करती, वो डायबिटीज के जो रूट कॉज है इंसुलिन को रिड्यूस करती है। तो फास्टिंग इज द बेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस इंसुलिन एंड रिवर्स डायबिटीज। जब हम फास्टिंग करते हैं तो ब्लड शुगर ड्रॉप होती है, इंसुलिन कम रिलीज होता है, इंसुलिन के इंसुलिन को रेस्ट टाइम मिल जाता है और सेल्स बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन को, और उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फास्टिंग के इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। जैसे अपन ने इंसुलिन लेवल्स का तो सुना ही है, फास्ट फैट बर्निंग सिस्टम ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से ओबिसिटी कम होती है, वेट लॉस होता है, बहुत हेल्दी वे में वेट लॉस होता है। ऐसा नहीं कि हम जब 8 to 10 kg वेट लॉस हो जाता है तो स्किन सैग करने लग जाती है। नॉर्मल जो क्रैश डाइट करते हैं या जो खुद से ही डाइट फॉलो करते हैं और वेट लॉस कर लेते हैं, 8 to 10 kg वेट लॉस होने के बाद उनकी स्किन सैग करती है। पर जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो हेल्दी वे में वेट लॉस होता है। जो अपने बॉडी का हम जो ईटिंग विंडो में प्रोटीन खा रहे हैं, जो फैट खा रहे हैं, वो मसल को रिटेन करता है, मसल्स को लूज नहीं होने देता। तो उसकी वजह से फास्टिंग से फैट बर्निंग टर्न ऑन होता है, कीटोन प्रोडक्शन होता है। जब हम 24 से आगे की फास्टिंग करते हैं तो हमारी कीटोन्स अपने को ब्रेन क्लैरिटी देता है, ब्रेन फॉग कम करता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्लियरिटी आती है। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि माइंड फॉग बहुत हो गया है या ब्रेन फॉग बहुत हो रहा है, और कोई चीज रख के भूल जाते हैं, या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां हो रही है कि हमारी मेंटल क्लियरिटी खत्म हो रही है, हम याद करते और भूल जाते हैं कि क्या कहाँ रखा है। तो कीटोन्स की वजह से ये क्लियर होते जाता है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इस तरह कीटोन्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि कीटोन्स में कांस्टेंट शुगर मिलता है। जैसे अपन कुछ शुगर बर्निंग सिस्टम जो रहता है उसमें शुगर स्पाइक के हिसाब से अपने को एनर्जी मिलेगी, पर जब कीटोन्स होते हैं तो एक कांस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो उसकी वजह से अपने ब्रेन को भी कांस्टेंट ग्लूकोज मिलता है, तो उसकी वजह से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है,
ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन सबके लिए, मतलब एट द एज ऑफ 40 ग्रोथ हार्मोन अपने आप से कम होने लग जाता है बिकॉज ऑफ एज। बट जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, इतने जल्दी डिप्लीट नहीं होता, वो कांस्टेंट बना रहता है, जिसकी वजह से हम एट द एज ऑफ 40 भी मसल को रिटेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज करके हम अपने मसल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मसल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन का फायदा है। इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीव होता है। और लीवर लीवर पे जो फैट होता है आजकल बिना अल्कोहल लिए भी, जो फैटी लीवर हो रहा है लोगों को, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो वो अपने आप कम होता है ये फास्टिंग की वजह से। तो जो ऑटोफैजी थी, जो सेल्यूल लीवर पे जो फैट जमा हुआ था, वो क्लीन होना शुरू हो जाता है और लीवर का फंक्शनिंग पूरा ठीक से होने लग जाता है। तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है फास्टिंग का, कि फैटी लिवर क्लीन होने लग जाता है, फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है फास्टिंग से। तो ये फास्टिंग हम कर रहे 12 आवर्स तक तो बहुत इजीली कर लेते हैं। यदि हमें 14 आवर्स का और 16 आवर्स का और 24 आवर्स का फास्टिंग करना है तो हमें क्या लेना चाहिए फास्टिंग पीरियड में, मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें हम ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, जीरा पानी, धनिया पानी, मेथी दाना पानी, मिंट लीव्स का पानी, मिंट का शरबत ऐसे ले सकते हो विदाउट शुगर। ये सब चीजें बिना शक्कर की लेना है। कभी कभी कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं कोई कोई, सिनेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर, चिया वाटर, ग्रीन टी, ऐसे विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर ये सब चीजें हम ले सकते हैं। ये 0 कैलोरी ड्रिंक होता है। ये फास्टिंग को बहुत सपोर्ट करता है। यदि हम सोच रहे कि 24 आवर्स विदाउट फूड जाना है या 48 आवर्स का फास्टिंग करना है, तो हम लोग ये चीजें देते हैं उनको कि आप हर 2 घंटे में, 3 घंटे में वाटर सप्लाई कंटिन्यूअस बनाए रखें, वाटर इनटेक करते रहे, तो इतनी भूख भी नहीं लगती है और फास्टिंग बहुत इजीली होती है। फास्टिंग का एक सबसे की पॉइंट, मतलब हमको फास्टिंग है ना, हमारा माइंड गेम है। अ, भूख लगने का टाइम जो होता है उस समय भूख लगती है। तो यदि हम अपने आप को उस समय पे बिजी कर ले, कुछ अच्छी एक्टिविटी कर ले जिसमें हमें हमारा मन लगता है, तो उस समय हमारा भूख का ध्यान हमारा उस पे से कम हो जाता है और वो जो भूख की वेव निकली थी वो सबसाइड हो जाती है। तो उसके बाद हमें फास्टिंग वापस कंटिन्यू करने में इजी होता है। ऐसे जनरली हमारा जो ईटिंग टाइम होता है उसके अराउंड हमें भूख लगती है। यदि हम वो टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रख ले या उस टाइम पे कोई ऐसा ड्रिंक ले ले जो 0 कैलोरी हो, तो हमको फास्टिंग करने में इजी हो जाता है। अभी इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस क्या है, तो बेनिफिट्स तो सबको है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, फिर भी इट डज नॉट क्योर डायबिटीज बट इट हेल्प्स एंड रिवर्स डायबिटीज। इट कैन improve with systematic fasting. Diabetes can improve with systematic fasting schedule. इसके लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल बनेगा, उसके लिए प्रॉपर फास्टिंग की टेक्निक सिखाई जाएगी, तब फास्टिंग इजी हो जाता है। कभी भी धीरे धीरे शुरू करें, 12 to 14 आवर्स की पहले फास्टिंग करके देखिए, फिर जब ईटिंग विंडो में फोकस रखिए कि अपन प्रोटीन रिच मील ले रहे हैं और कांस्टेंट स्नैकिंग से बचे। कांस्टेंट स्नैकिंग तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो डायबिटीज हो या नॉर्मल लोग हो। भले ही एक टाइम पे बैठ के आप पूरा मील ले ले, उसके बाद उसको ब्रेक लगा दे। उसके बाद जब लगे कि भूख लग रही है, तब भी देखें कि हम पहले पानी पी के देखिए। और यदि पानी पीने के बाद ऐसा लगता है कि हम नहीं खा, मतलब रुक सकते और 2 घंटे, तो उसके बाद 2 घंटे रुक के फिर खाना खाइए। कभी भी बीच बीच में जो हमारी खाने की आदत हो गई है उसकी वजह से हमारी तबीयत, मतलब हमारे डिजीजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, तो इस बात पे ध्यान रखिए। डिस्क्लेमर है कि दिस इंफॉर्मेशन इज in this session is and for educational purpose. It is not intended to replace any medical advice, diagnosis or treatment. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से दवाई बंद कर दे या डायग्नोसिस ना ले या ट्रीटमेंट को बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और फास्टिंग हमेशा फूड पे डिपेंड करती है, क्वालिटी स्लीप पे डिपेंड करती है, आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, और ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो ये याद रखिए कि फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, धीरे धीरे शुरू की जा सकती है।
अब दूसरी बात मैं ये सब बताना चाहती हूँ कि हमारा शरीर ये सबसे महंगा, द मोस्ट इनवैल्यूएबल चीज जो हमें मिली है वो हमारा शरीर है। और इसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज है, ये सबसे इंटेलिजेंट और सेल्फ हीलिंग मशीन है। इसमें हम अपने आप से हीलिंग होती है। ये सबसे होशियार है। जैसे हम देखते हैं कि किसी कुत्ते को या किसी जानवर को कोई चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाता है तो वो अपने आप से फास्टिंग करता है। उसको कुछ भी खाना उसको नहीं देते, वो खुद से ही ठीक हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी की भी ये क्वालिटी है कि इसमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, ये खुद से ही हील हो जाता है। और उसमें हमारी स्लीप और ये फास्टिंग, ये दो बड़े टेक्निक्स है जो हमारे बॉडी को खुद से हील कर देते हैं। इसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। बट जहाँ पे हम डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई कोच चाहिए है। तो आप अंडर कोचिंग ये कर सकते हो। आप डायबिटीज के साथ में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते उसके लिए कोचिंग ले सकते हो। ये कोच हम लोग आपके पास सारा नॉलेज है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे सब कुछ भरा पड़ा है। पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, हम उसको कैसे यूज करें या हम उसको कैसे अप्लाई करें, उसके लिए आपको कोच की जरूरत होती है। तो आप अंडर कोचिंग या डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम को शुरू करिए। दूसरी बात, सारी बीमारियों के लिए जैसे न्यू इंग्लैंड के जर्नल में आया था और दिसंबर 2019 में कि कोई भी बीमारी हो उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी फास्टिंग। आप समझ रहे हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, फैटी लिवर हो, थायराइड हो, उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी फास्टिंग। यदि फास्टिंग सही हो रही है और उसके बाद वो खुद से ठीक हो गया है तो यू वोंट नीड मेडिसिन। यदि उससे काम नहीं चला तो फिर आपको मेडिकल इसमें जाना है, इंटरवेंशन में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, 85 स्टडीज उसमें रिव्यू की गई थी और ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द डिजीज लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस, ब्रेन कंडीशंस एंड कैंसर ऑल्सो। तो यस, यहाँ पे मैं अपना फास्टिंग का सेशन खत्म करती हूँ। ये पूरे सेशन से आपने क्या टेक अवे लिया है तो ये समझिए। टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज यस, डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। एक है ना कि हम जो सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो हम यदि सोचेंगे कि हम डायबिटीज फ्री होना चाहते हैं तो हम डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये बिलीफ होना चाहिए कि यस, डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड। दूसरी चीज है कि न्यूट्रिशन हमारे किचन में ही है, हमें आउट ऑफ द वे कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ थोड़ी सी चीजें इधर से उधर करना है। क्या खाना है, उसका क्या साइंस है, कैसे खाना है, इस चीज की समझ होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन और फैट्स पे फोकस करना है। सिंपल कार्ब्स को, प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को लेना है। और हर खाने के बाद, हर मील के बाद एक्सरसाइज करना है, किसी भी फॉर्म में करो। चाहे आप चेयर पे बैठ के काफ रेजेस कर लो, सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लो, कुछ भी कर लो, पर खाने के तुरंत बाद वो जो ग्लूकोज स्पाइक हुआ है उसको मोबिलाइज करो। उसको फैट सेल के अंदर जाने के बजाय उसको मसल सेल्स में पहुंचाओ। तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज। Yes, here I complete my fasting session. I would request Manisha ma'am, Manisha Jain, if you are there, you can Yes, share ma'am. your fasting. Okay. Yes. थैंक यू पूनम दी। मैं सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र बोल के अपना स्टार्ट करना चाहूंगी और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मुझे लगता था कि ये सब जो डाइट प्लान है वो सब मेरे लिए बने नहीं है, मैं ये सब नहीं फॉलो कर सकती, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। पूनम दी ने मुझसे कई बार बात की और मुझे ये समझाया कि यह सब कुछ बहुत इजी रहेगा और सबसे पहले हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा, तभी हम और लोगों का ध्यान रख सकेंगे। तो फिर मैंने पूनम दी के गाइडेंस में स्टार्ट किया और
यकीन करिए कि ये बहुत ज्यादा इजी था, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था। जैसा कि पूनम दी ने कहा कि जो कुछ हमारे पास है वह सब हमें एक प्लान के साथ खाना था। और सबसे ज्यादा मुझे जिस किसी चीज ने फायदा दिया तो वो है फास्टिंग। मुझे लगता था कि चूंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे लगा था फास्टिंग तो मैं कर ही नहीं सकती। सुबह उठते से एक गिलास मिल्क के साथ 8-10 मटरी या जो भी कुछ होता था वो मुझे खाना ही चाहिए, नहीं तो मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। और अगर मैंने नहीं खाया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे या मुझे कुछ बहुत ज्यादा इसका साइड इफेक्ट होगा। तो मैं फास्टिंग में बिलीव ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा एक मिथ है कि जो डायबिटीज पेशेंट है उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और मुझे यही समझाया गया था। और मैं कुछ सुबह उठते से ही मेरा खाना पीना चालू हो जाता था। पर पूनम दी के गाइडेंस में मैंने फास्टिंग स्टार्ट करी, और यकीन करिए मैंने 18 घंटे तक फास्टिंग की है, और यह मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट या परेशानी नहीं आई। उल्टा मुझे कई फायदे हुए कि मेरी डायबिटीज की गोली तीसरे दिन ही मुझे उसका पावर रिड्यूस करना पड़ा। इन 3 डेज मुझे अपने डायबिटीज की गोली का पावर रिड्यूस करना पड़ा, और आगे चल के विद इन मंथ मुझे अपनी डायबिटीज की गोली बंद करनी पड़ी। तो यह सोचना कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती, यह भी एक मिथ है। और हम फास्टिंग नहीं कर सकते डायबिटिक है, तो यह भी एक मिथ है। और बहुत इजीली, थैंक यू पूनम दी, आपके गाइडेंस में जो आपने मुझे फास्टिंग करवाकर और दूसरे सभी डाइट प्लान देकर और मेरी डायबिटीज को काफी रिड्यूस किया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच। आपने हम पे विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है। रास्ते तो हम दिखा रहे हैं पर काम तो आपको ही करना है। नॉलेज हम दे रहे हैं पर इम्प्लीमेंटेशन आप ही को करना है। तो यस, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग थैंक यू एनीथिंग? पूनम जी एंड थैंक यू मनीषा जी। अह, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। आप लोगों को जिसको भी कांटेक्ट करना हो रिगार्डिंग वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, या तो डायबिटीज या तो कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम एंड एफबी की आईडीज भी दी हुई हैं, कांटेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ से कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड किसी को कोई वैसे जनरल इंफॉर्मेशन भी लेनी हो तो यू कैन कॉल अवे। दिस कुड बी अ फ्री कंसल्टेशन। और अभी सेशन यहीं खत्म हो रहा है, और आप लोगों को जो भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कीजिए, बारी बारी से हम सबकी क्वेरीज लेंगे। और मुझे ओके, तो सेशन यहीं खत्म हो रहा है, मैं पीपीटी बंद कर देती हूँ शेयरिंग करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप लोग प्लीज हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार